नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे प्री, मेंस, वनडे सब परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध में पूछ लिया जाता है तो कहते हैं प्रदूषण पर निबंध लिखिए। मेंस में पूछ लिया जाता है तो बचाव के उपाय पूछ लेते हैं, किसी विशेष जगह का प्रदूषण पूछ लेते हैं। यानी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जीएस में जो निबंध या वनडे में भी कह सकते हैं जहां पर आपसे प्रदूषण न पूछा जाता हो। बहुत गंभीर समस्या है, तो इसलिए पूछा बहुत जाने वाला टॉपिक है प्रदूषण। इसमें लगभग 7 ऐसे टॉपिक बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपको प्रदूषण में कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ पाते हैं, तो आपको यह क्लास जरूर देखना चाहिए। जीएस 3 की नजर से तो जरूर ही देखना चाहिए, मेंस की नजर से। जब आप पूरा क्लास देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे प्रदूषण का टॉपिक पूरा होता है। ये क्लास देखने के बाद आपसे वादा है कि आपको प्रदूषण के बारे में कोई और क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। इतना आसान भाषा में हम समझेंगे। प्रदूषण से संबंधित कुछ भी जो परीक्षा में पूछा जा सकता है सब हम यहाँ कवर करने वाले हैं। आपको बस साथ में पढ़ते जाना है, पूरी क्लास देखते जाना है। सबसे पहले देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम परिचय की बात करेंगे, प्रदूषण क्या होता है, वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसमें हम परिभाषा देखेंगे, प्रदूषकों के प्रकार और उनके गुण पर बात करेंगे कि प्रदूषण होता क्या है। वनडे एग्जाम में ज्यादातर प्रदूषक के प्रकार पूछ लेता है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जो प्रदूषण के, जैसे वायु प्रदूषण है, इनके कारण देखेंगे, प्रभाव देखेंगे और समाधान देखेंगे। ये जो आपके कभी कभी पूछ लेता है ना कि वायु प्रदूषण के बारे में बताइए, जल प्रदूषण के बारे में बताइए, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले रहेंगे। जल प्रदूषण पढ़ेंगे जिसमें हम नमामि गंगे, सुपोषण, भूजल संकट को पढ़ेंगे। मृदा और ध्वनि प्रदूषण को पढ़ेंगे जैसे कृषि रसायनों का प्रभाव, कीटनाशक और शहरी शोर समस्या, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम हिंदी माध्यम के छात्रों को बेहतर तरीके से चीजें समझाएं, क्योंकि हिंदी माध्यम से समझाने वाले टीचर बहुत कम हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हिंदी माध्यम वालों का थोड़ा कम होता है, जबकि उसके पीछे मुख्य कारण जो है वह यही है कि शिक्षक कम है, समझाने वाले टीचर कम है। लोग नोट्स दे देते हैं कि जाओ पढ़ लेना, और उतने से नहीं होता है। पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हो, चाहे आप यूपीएससी जा रहे हो, चाहे आप पीएससी जा रहे हो, आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, भाषा कैसे बनेगी, वो यहाँ बेहतर तरीके से सिखाया समझाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिक और ई कचरा पर, चाहे माइक्रो प्लास्टिक हो, चुनौतियां क्या हैं, प्रबंधन के नियम देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण देखेंगे जिनमें कानून और संस्थान की बात करेंगे। सीपीसीबी है, एनजीटी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, एनसीएपी है, इनकी हम बात विस्तार में करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को देखेंगे जैसे पेरिस समझौता है, कॉप जो हुए हैं अभी सम्मेलन, और भारत के पंचामृत लक्ष्य जो हैं उनको हम देखेंगे। यानी कुल मिला के हम यहाँ पर पूरा प्रदूषण का टॉपिक विस्तार में पढ़ेंगे। एक एक चीज लिख के देखेंगे कैसे लिखी जाएगी, मेंस में यदि आएगा तो उसका क्रम कैसे बनेगा। पहली बार आप क्लास देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। आपदा प्रबंधन का इसी प्रकार से हमने टॉपिक किया है, बहुत विस्तार में उसको पढ़ा है, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन भी आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला विषय रहता है। सबसे पहले देखते हैं प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण वो समस्या है भैया जो कि अति का परिणाम कह सकते हो, किसी भी चीज की अति का परिणाम। यानी पर्यावरण जीवन का आधार है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली और औद्योगिक प्रगति ने इसके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। जब पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल और मृदा में हानिकारक तत्वों का प्रवेश होता है तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। जैसे एक सामान्य जीवन जी रहे थे, एक सामान्य जीवन हमारा चल रहा था, परिवेश हमारा था, कुछ कुछ ऐसे घटक आते रहे, अवयव आते रहे और इसको थोड़ा थोड़ा बाधित करते रहे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब इन्होंने विस्तार में अपने कब्जा कर लिया पर्यावरण पर, और यही प्रदूषण हो जाता है। यह न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो हमने एक परिभाषा दे दिया एक विस्तार में, अब हम उसी परिभाषा का विस्तार देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो शब्द कैसे बनेंगे ये आप यहां पर सीखोगे, चाहे निबंध के लिए हो या मेंस के उत्तर के लिए हो, जीएस के लिए हो। और जिनका शब्द अच्छा बन गया, जो शब्द रचना सीख गए,
उनका पेपर बहुत अच्छा जाता है। भाई परीक्षा में कम से कम समय जो रहता है, आपका जो समय होगा कम से कम रहेगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें बेहतर भाषा में लिखनी रहेंगी। तो उसके लिए तो आवश्यक तो यही रहेगा कि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। जब प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी तो आपको वहां कम सोचना पड़ेगा और बेहतर आप परिणाम ला सकते हैं, बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पहली बार जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब आप सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको जो अगली क्लास आती हैं वो मिलती रहेंगी, और बहुत कम लोग हैं हिंदी माध्यम से जो आपको ऐसे पढ़ाते होंगे, या आपको खुद ही अनुमान होगा, खुद ही आप ये चीजें देखते होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रदूषण की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तो वैज्ञानिक शब्दावली में पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरीके से, मनुष्यों, अन्य जीवों और पर्यावरण के घटकों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण फैलाने वाले कारकों या पदार्थों को क्या कहेंगे? प्रदूषक कहते हैं। भाई ऐसे बहुत से कारक ही तो होंगे जो प्रदूषण फैलाएंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। फिर प्रदूषकों का वर्गीकरण देखते हैं, कैसे कैसे प्रदूषक होते हैं। प्रदूषकों को उनकी प्रकृति, उत्पत्ति और विघटन की क्षमता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, यानी प्राकृतिक प्रदूषक जिनको कहते हैं, वह प्रदूषक जो प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख और गैसें, वनाग्नि का धुआं और धूल भरी आंधियां, ये प्राकृतिक होते हैं। जैसे ज्वालामुखी से यदि राख निकलने लगती है या बहुत ज्यादा गैसें निकलती हैं, तो उस विस्फोट के कारण निकली गैसों पर किसी का संतुलन तो नहीं रहता है, किसी का अधिकार तो नहीं रहता है, तो वो कहीं ना कहीं से जब पर्यावरण में आती हैं तो वो इसको प्रदूषित करती हैं। फिर मानव जनित में देखते हैं, वह प्रदूषक जो मानवीय गतिविधियों जैसे औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, कृषि और परिवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। जब परिवहन होता है, डीजल, पेट्रोल, और औद्योगिकरण कह सकते हैं, जहां हमारी फैक्ट्रियां हैं, शहरों में बहुत ज्यादा प्रदूषण की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, तो ये सब मानवीय कारण होते हैं। फिर बात करते हैं अवस्था के आधार पर, जैसे कणिकीय प्रदूषक। ये क्या है? हवा में तैरने वाले ठोस या तरल कण जैसे धूल, धुआं, राख और PM 2.5 तथा PM 10। ये जो आपके PM 2.5 और PM 10 है, ये कण के आधार पर है, पार्टिकुलेट मैटर के आधार पर। ऐसे ही गैस के बारे में देखते हैं, तो वह प्रदूषक जो गैस के रूप में होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx जिनको कहते हैं। तो आपका जो CO है, SO2 है और NOx है, ये सभी प्रदूषक का ही काम करते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप परीक्षा में लिखोगे ना, तो बहुत ज्यादा आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। भाई एक बात सोचो, आप 10,000 बच्चे आप लोग लिख रहे हो एक उत्तर को, तो 10,000 उत्तर लिखे जा रहे हैं। फिर आपका 1 से 100 के बीच में उत्तर कैसे आ पाएगा? जब उसको आप बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखोगे और कुछ उसमें अलग लिखोगे, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इस बच्चे को थोड़ा ज्ञान ठीक ठाक है, तभी तो आएगा ना। फिर रासायनिक क्रिया के आधार पर देखते हैं, जैसे प्राथमिक प्रदूषक है, ये अपने मूल रूप में ही स्रोत से निकलते हैं और पर्यावरण को दूषित करते हैं। मतलब जैसे हैं वैसे निकलेंगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, प्लास्टिक हो। आप कहोगे प्लास्टिक प्रदूषण कैसे बनता है? भैया जो प्लास्टिक होती है, इसको जब जमीन पे हम छोड़ देते हैं तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। कुछ दिन बाद, टूटने के बाद ये जमीन की मिट्टी में ही खुद को समाहित कर लेती है, तो वो जो मिट्टी होती है उस काम की थोड़े बचती है। तो इसी प्रकार क्या हो गया, CO2 है, SO2 है, ये दोनों आपके इसमें प्राथमिक प्रदूषक में आ जाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो ये प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में या वातावरण के अन्य घटकों के साथ रासायनिक क्रिया से बनते हैं। द्वितीयक प्रदूषण तो ये प्राथमिक की मदद से बनेंगे, जैसे आपका स्मॉग है, ओजोन O3 है, और सल्फ्यूरिक एसिड है जो O3 हो जाएगा ओजोन, और H2SO4 आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से इसको बस एक बार समझ लो। और मेरी क्लास पढ़ने में आपको एक लाभ ये भी होता है कि कोई जरूरी नहीं इसको लगातार देखते रहो, आप अगर सुनते भी रहोगे, कानों में पड़ जाए कथा जैसा, तो भी इतना तो आप लिखना सीख जाओगे कि आपका काम बन जाए। और ये आवश्यक भी होता है
जितना अच्छे से आप इधर सीख जाओगे उतने अच्छे से हमारा पेपर हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं इन टॉपिक पर आप ज़्यादा समय दो। और एक अच्छी चीज़ इसमें यही है, इन सब टॉपिक को कवर करके यानी कम समय में कवर करके आप बढ़िया नंबर ला सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कह सकते हैं की पॉइंट होते हैं, उनको आप समझ गए फिर लिख तो आप लोगे ही। पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन के आधार पर देखते हैं क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय, ये क्या है भैया, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा समय के साथ खाद में बदल जाते हैं। जैसे घरेलू कचरा है, कागज है, सीवेज है, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा खाद में बदल जाएंगे। जैसे घर का कचरा है, कूड़ा करकट है, कागज है, तो ये क्या होता है कुछ दिन बाद अपने आप बदलने लगता है खाद में। अजैव निम्नीकरणी क्या है, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते, हजारों वर्षों तक बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, डीडीटी है और भारी धातु है, पारा, शीशा। आप सीधे सीधे प्लास्टिक का उदाहरण समझो। जैसे जो हम लोग जाते हैं घूमने, 20 रुपए की पानी की बोतल लेते हैं, फिर वो बोतल फेंक देते हैं। बोतल जब हम फेंक देते हैं फिर वो पड़े 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 एक समय बाद बहुत ज्यादा छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है। अब ये खंड क्या होते हैं, मिट्टी में मिलना शुरू होते हैं और इस जगह को दूषित करने लगते हैं। ऐसे जितने लोग गए, कोई चिप्स कुरकुरा का खा के फेंक दिया, कोई कुछ फेंक दिया, यानी उस क्षेत्र की मिट्टी को अच्छा खासा नुकसान करने का इंतजाम हम करके आ जाते हैं। और ये नष्ट नहीं होते भैया, बहुत लंबे लंबे समय तक ये बने रहते हैं। फिर प्रदूषक के प्रमुख प्रकार देखते हैं, तो प्रदूषण के प्रभाव क्षेत्र के आधार पर इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। कैसे कैसे, जैसे वायु प्रदूषण है, अभी इनको हम विस्तार में पढ़ेंगे, विस्तार में भी हम पढ़ेंगे जिससे आपके पास बेहतर शब्द हो जाए परीक्षा के लिए। सांस लेने योग्य वायु में जहरीली गैसों और कणों का मिश्रण हम देखते हैं। जल प्रदूषण यानी जल निकायों में औद्योगिक और घरेलू कचरे का मिलना इसमें शामिल होता है। मृदा प्रदूषण यानी कीटनाशकों और रसायनों के कारण मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होता है। ध्वनि प्रदूषण यानी अत्यधिक शोर जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी परमाणु कचरे और विकिरण से उत्पन्न जोखिम यह होता है। तो कुल मिला के ये 5 प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग अवस्था में प्रभावित करते हैं पर्यावरण को। फिर प्रदूषण का पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य पर प्रभाव देखते हैं, क्या क्या इस पर प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद अच्छे से आगे हम इनको एक एक करके विस्तार में पढ़ेंगे। क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए बस इसको कंटिन्यू आपको पढ़ते जाना है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखते हैं। प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग जैसे त्वचा है, कैंसर है, हृदय रोग और तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होते हैं। भारी धातुओं के कारण मिनमाता, इटाई, कैडमियम जैसे रोग होते हैं। जैव विविधता का ह्रास कैसे होगा, प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। इससे कई प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच गई हैं। फिर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 है के कारण वैश्विक तापन बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। यानी हमने क्या देखा कि ये जलवायु में परिवर्तन कैसे बहुत लंबे समय का परिवर्तन है। आप ये समझो, जहां पर आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो चुनौतियां क्या हैं? भारत जैसे विकासशील देश के लिए प्रदूषक प्रबंधन एक दोहरी चुनौती है। एक और आर्थिक विकास की आवश्यकता है जिसमें उद्योग और परिवहन की भूमिका है, तो दूसरी ओर पर्यावरण सुरक्षा अनिवार्य है। चुनौतियां जो सबसे बड़ी हैं वो ये हैं कचरा प्रबंधन की कमी। देखो, मेंस में पूछे चाहे निबंध में पूछे, सब चीज इतना डिटेल में पढ़ा देंगे, समझा देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होनी है। भारत में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का केवल एक हिस्सा ही वैज्ञानिक रूप से शोधित किया जाता है। नियमों का ढीला क्रियान्वयन क्या है, CPCB और NGT के दिशा निर्देशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर कड़ाई की कमी है। जन जागरूकता का अभाव यानी आम जनता में उपभोग की संस्कृति और कचरा पृथक्करण के प्रति चेतना की कमी है। ये पृथक्करण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गीला कचरा, सूखा कचरा, ये देखा 2 अलग अलग बॉक्स बने होते हैं। तो अगर आप इनको अलग अलग कर दोगे तो इनका समन उस हिसाब से किया जा सकता है। आप केवल कचरा नाम से इसी में भर दोगे हर चीज, तो इनका समन नहीं हो पाता है। कुछ चीजें पर्यावरण को ज्यादा नुकसान करती हैं, वो भी इसी में मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पृथक्करण जरूर किया जाए कचरे का।
चलिए एक सूचना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे हम आपको यहाँ चीजें सिखा रहे हैं, ऐसे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। निबंध लिखने में यदि आप शून्य स्तर पर हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो आप जरूर क्लास देखिएगा। आप चाहे यूपीएससी जा रहे हो, चाहे यूपीपीएससी जा रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी जा रहे हो, आपको सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से यहाँ कराई जाती हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको बेहतर तरीके से हम शब्द रचना सिखाएं। जब आप शब्द रचना सीख जाते हो, फिर आपके लिए कोई भी उत्तर आसान हो जाता है लिखना, उसको व्यवस्थित तरीके से करना। देखो, आप, मुझे पता है आपका उद्देश्य केवल प्री पास करने का नहीं होगा, प्री के बाद मेंस है, मेंस बाद इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन का आपका उद्देश्य रहता है, इसलिए मेंस की तैयारी बेहतर होनी ही चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आगे पढ़ते हैं। अब हम एक एक प्रदूषण को विस्तार में समझते हैं कि कैसे कैसे कौन सा प्रदूषण हमारे लिए नुकसानदायक होता है। देखो, एक चीज तो हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, ये बहुत सारी गैसों से बना हुआ है। इसमें कोई गैस कम मात्रा में, कोई गैस कम मात्रा में, सबकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह गैसों से ही बना हुआ है। अब जैसे मान लो ये वायुमंडल है, इसमें खुद का कुछ गैस है, कुछ न कुछ स्टोर है, कुछ न कुछ अपने तरीके से सब चीजें हैं। अब मान लेते हैं इसमें कुछ बाहर की चीजें आ जाए, जैसे धुआं आ जाए, धूल के कण आ जाएं, या बाहरी हानिकारक गैसें आने लगें, तो इसका अनुपात तो बिगड़ जाएगा। जब अनुपात बिगड़ेगा तो कुछ न कुछ तो उसका प्रतिक्रिया होगी ना, उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित प्राकृतिक अनुपात होता है। जब बाहरी तत्व जैसे धूल है, धुआं है, हानिकारक गैसें हैं, यह सूक्ष्म कण इस अनुपात को बिगाड़ देते हैं और मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हानिकारक बन जाते हैं, तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। परिभाषा समझ पाए कैसे लिखेंगे? अब खुद बताओ, आप इतना आसान भाषा में कहीं परिभाषा और समझाना मिलता है? वर्तमान में भारत के कई शहर, विशेषकर दिल्ली एनसीआर, विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिने जाते हैं। और भी शहर हैं जिनमें कम ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जो है उदाहरण आप दे सकते हो, जिसमें काफी ज्यादा प्रदूषण रहता है। कारण इसके क्या हो सकते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक यदि हम देखें, जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन का दहन हुआ, तो वाहन है, बिजली संयंत्र है, और उद्योग में कोयला है, पेट्रोल डीजल का जलना है, ये सारी चीजें क्या हैं, सीधे सीधे आपका उत्सर्जित हो जाएंगे। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको कहते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx इसमें निकलते हैं। ये जैसे निकलेंगे तुरंत वातावरण में जाएंगे। एक कार आप लेके जा रहे हैं, तो कार के साइलेंसर से धुआं निकलेगा। ये धुआं निकलते ही क्या होगा, सीधे वातावरण में जाएगा। अब जो यहाँ की संरचना थी उसको ये धीरे धीरे डिस्टर्ब करेगा। ये बात एक कार की है। ऐसे करके 1,00,000 जब कार निकलेंगी तो 1,00,000 कारों का यहाँ पर प्रदूषण जाएगा, और सोचो क्या स्थितियां वो बनाता होगा। फिर बात करते हैं कणकीय पदार्थ की, PM जिसको कहते हैं। तो PM 2.5 और PM 10 जो है सूक्ष्म कण होते हैं, जो निर्माण कार्यों, सड़क की धूल और उद्योगों से निकलते हैं। ये फेफड़ों की गहराई तक जा सकते हैं। ये सब क्या है, बहुत सूक्ष्म रहते हैं। अब ज्यादा सूक्ष्म जो कण हैं वो आप सांस लोगे तो श्वसन में क्या होगा, ये भाई श्वसन के सहारे आपके नाक में पहुंच जाएंगे। अब नाक में पहुंचेंगे तो सीधा सीधा आपको समस्या पहुंचाएंगे। पराली जलाना, आपने बहुत खबरों में सुना होगा कि पराली जल गई, ये हो गया, इससे क्या हो गया। देखो, उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाने से भारी धुआं उत्पन्न होता है। अब ये धुआं क्या है, कोई एक खेत का धुआं नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने जला दिया इतने से क्या हो गया। ये धुआं जो है भैया बहुत बड़े स्तर पे होता है, जो आपकी प्राकृतिक संरचना है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये काफी होता है। जब यहाँ पर हो जाएगा, फिर देखते होंगे कि आंखों में जलन सी होती है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के धुंध सी बनी रहती है। फिर द्वितीयक प्रदूषक आता है, जो वातावरण में रासायनिक क्रिया से बनते हैं, जैसे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जिसको कहते हैं। जब SO2 और NOx हवा में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ओजोन की बात करें, O3 जिसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, O3। जमीनी स्तर पर की ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन यौगिकों की धूप के कारण क्रिया से बनती है। जो ओजोन है इसका भी तो क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे कारण ही हो रहा है।
फिर वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखो, हर प्रदूषण को हम यहाँ विस्तार में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रदूषण तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई भी आएगा बस बारीकी से लिखना, छोटे छोटे चीजों को जरूर ध्यान रखना, उत्तर अच्छा होता चला जाएगा। तो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा? जैसे श्वसन संबंधी बीमारियां, यानी दमा है, ब्रोंकाइटिस है और फेफड़ों का कैंसर है। फिर हृदय रोग की बात आती है, जिसमें रक्त में ऑक्सीजन की कमी और स्ट्रोक का खतरा हमें दिखता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हालिया शोधों के अनुसार वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है। तो वायु प्रदूषण जो है बच्चों के मानसिक विकास, यानी जो उनका डेवलपमेंट हम देखते हैं, जो ग्रोथ देखते हैं, धीरे धीरे वो दिमाग पर असर कर रहा है। फिर पर्यावरण और जलवायु पर देखेंगे, स्मॉग यानी धुआं और कोहरा मिलकर स्मॉग बनाते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और सांस लेना दूषित हो जाता है। जब दृश्यता कम होगी तो आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे CO2 और मीथेन गैसें, इसको CH4 बोलते हैं, जैसी गैसें ग्रीन हाउस पैदा करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। भाई CO2 है, CH4 है, ये सब गैसें क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करेंगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा। तापमान बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। फिर अम्लीय वर्षा की बात आती है तो यह मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करती है और ऐतिहासिक स्मारकों, जैसे आपके स्मारक ताजमहल हो जाएगा, इसका पीला पड़ना, ये सब नुकसान पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा दिखती नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक होती है। जैसे आपका मान लो ये ताजमहल बना है, इस ताजमहल पे क्या है, जब ये लगातार गिरेगी, सफेद है, ये धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगेगा, क्योंकि इसमें अम्ल है ना, इसकी अपने गैस है, इसमें अपने तत्व हैं, कण हैं, तो वो धीरे धीरे इस इमारत को क्षरित करते रहते हैं। समाधान देखते हैं और सरकारी पहले क्या क्या है देखते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जैसे NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो केंद्र सरकार का लक्ष्य 2026 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 40% की कमी लाना है। प्रतिशत इंपॉर्टेंट है, जो लक्ष्य वर्ष है और उसमें जिस चीज का लक्ष्य रखा गया है वो दोनों चीजें वहां से पूछी जा सकती हैं। BS6 मानक क्या है? वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत ने BS4 से BS6 ईंधन मानकों को अपनाया है, यानी BS5 नहीं दिखेगा आपको, अब BS6 के वाहन आ रहे हैं। E-मोबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना ताकि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, ये भी किया जा रहा है। फिर उज्ज्वला योजना की बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ LPG प्रदान करना, जिससे घरेलू वायु प्रदूषण कम हुआ है। LPG कैसी होगी भाई? जब स्वच्छ LPG होगी तो खाना बनाने में जो धुआं निकलता है, गैस निकलती थोड़ी बहुत है, तो उससे प्रदूषण कम हुआ है। स्मार्ट टावर देखते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में हवा को साफ करने के लिए विशाल एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। तो उत्तर भारत और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन ग्रैप, जिसको आप कहते हो, प्लान देखते हैं क्या है। दिल्ली NCR में सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। इसके लिए ग्रैप लागू किया जाता है, जिसके तहत प्रदूषण के स्तर के आधार पर निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी और सम विषम जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। आपने सुना होगा ना कि गाड़ी में एक दिन सम नंबर की गाड़ी चलेगी, एक दिन विषम नंबर की गाड़ी चलेगी। उसका भी उद्देश्य उसके पीछे यही रहता है कि जब वाहन कम होंगे तो प्रदूषण कम होगा। चुनौतियों की बात करते हैं तो सार्वजनिक परिवहन का पर्याप्त न होना, फिर उद्योगों में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले बॉयलर का उपयोग होना, फिर कचरा प्रबंधन की कमी इसमें आती है, जिससे लैंडफिल साइट्स जैसे गाजीपुर में आग लगने से धुआं निकलता है। तो अब इस प्रकार हमने क्या देखा? वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। हमें विकास बनाम पर्यावरण की बहस से आगे बढ़कर हरित विकास को अपनाना होगा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, अधिक वृक्षारोपण और निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ही आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा की गारंटी दे सकता है। एक सूचना देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। आप लोग ये कहते थे कि भाई मेंस आप पढ़ा तो देते हैं, हम समझ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि हमने सही लिखा या नहीं सही लिखा। तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आप जरूर उसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, जो लोग व्हाट्सअप नंबर के लिए कह रहे थे तो ये व्हाट्सअप नंबर है, कभी कोई जरूरत हो आप मैसेज कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से चीजें समझ सकते हैं।
पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। इतनी देर लगभग हम लोग 25 मिनट की क्लास कर चुके हैं। आप लोगों ने जरूर इसको समझा होगा इसमें कि कैसे चीज़ों को लिखेंगे या कैसे चीज़ों को लिखा जा सकता है। एक चीज़ आपकी और समझ में आई होगी कि कोई कितना भी बेहतर मतलब पढ़ा रहा हो हिंदी माध्यम में, ऐसे एक एक चीज़ पढ़ाने वाला कोई टीचर शायद ही हो जैसे आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहली बार आप देख रहे हैं तो मेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल से जुड़िए। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, जल प्रदूषण। नमामि गंगे है, इसमें पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे, भूजल संकट पढ़ेंगे। जैसे हमने वायु प्रदूषण पूरा किया, वायु प्रदूषण में क्या हमने देखा कि वायु में, वातावरण में गैसें जाती हैं और वायु को दूषित करती हैं। ऐसे ही हम जल प्रदूषण पढ़ने वाले हैं। जल जीवन का आधार है, लेकिन तीव्र औद्योगिकरण और अनियोजित शहरीकरण ने हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर दिया है। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट झीलों, नदियों, महासागरों और भूजल में मिल जाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता गिर जाती है और वह मानव उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विषाक्त हो जाता है। यानी जल में जब कुछ भी कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ हो गिरते हैं तो वो जल की गुणवत्ता को खत्म कर देते हैं। जल की अपनी एक गुणवत्ता होती है, हम लोग जो पानी पीते हैं इसकी भी एक गुणवत्ता है ना। तो जब वो पानी को दूषित कर देगा, विषाक्त कर देगा, तो वो चीजें भी तो पर्यावरण के लिए नुकसान बन जाएंगी। अब हम देखते हैं स्रोत क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, ये क्या होता है? चमड़ा, रसायन और कपड़ा उद्योगों से निकलने वाला अशोषित जल सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। यदि इस जल को जो निकलते हैं, चाहे आपके चमड़ा हो, कपड़ा उद्योग से, इसको शोधित करके भेजा जाए आगे, तो इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं होगा। ये क्या करते हैं, सीधे सीधे जो कचरा आता है ये इसी नदी में बहा देते हैं और इससे नदी का पानी दूषित हो जाता है। यदि शोधित करेंगे तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन लगाएंगे, फिर इनका जो कचरा होगा यहीं जमा हो जाएगा, आगे केवल जल जाएगा, तो थोड़ा समस्या को रोका जा सकता है। इसमें पारा, सीसा और कैडमियम जैसी भारी धातुएं भी होती हैं। फिर सीवेज और अपशिष्ट देखते हैं क्या है। भारत में उत्पन्न होने वाले शहरी सीवेज का एक बड़ा हिस्सा बिना उपचार के नदियों में गिरता है। कृषि अपवाह की बात करते हैं तो खेतों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक वर्षा के जल के साथ बाहर जल निकायों में पहुंच जाते हैं। ये बहेंगे तो जल निकाय में सीधे जाएंगे। भाई खेती में भी तो बहुत सारे उर्वरक प्रयोग होते हैं, कीटनाशक डालते हैं यानी दवाएं डालते हैं, तो दवा क्या होगी, पानी जब बारिश का आएगा तो वो बह बह के कहाँ जाएगी, वो दवाएं धीरे धीरे नदियों में मिलती जाएंगी और ये नदियों में मिलेंगी तो पानी तो दूषित ही करेंगी ना। फिर एक आता है यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण जिसको कहते हैं। ये क्या है? यह जल प्रदूषण की एक गंभीर प्रक्रिया है। यूपीएससी वालों खास करके ध्यान रखना, आपके प्री में सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये क्या है, जो विशेष रूप से झीलों और तालाबों को प्रभावित करती है। प्रक्रिया की बात करें तो जब कृषि अपवाह या सीवेज के माध्यम से जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ती है तो वहां शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसे एल्गल बूम कहा जाता है। मेंस के लिए मिल गया ऐसे तो निकलते हैं। मतलब क्या है, कृषि अपवाह या सीवेज जो है बहुत तेजी से हो तो जल में नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, इनके पोषक तत्वों की सांद्रता अचानक बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, वहां उस क्षेत्र में शैवाल बनने लगते हैं, तो एल्गल बूम इसे इसीलिए कहते हैं। प्रभाव क्या होता है, यह शैवाल जल की सतह को ढक लेता है, जिससे सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जा पाता है। जब ये शैवाल मरते हैं तो उनके अपघटन में जल की घुलित ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा नदियों में जलकुंभी, जानते हो जलकुंभी से समझो। जलकुंभी क्या होता है, ऊपर ऊपर पूरे जल के क्षेत्र में फैल जाती है। किसी भी नदी में कहीं पर भी देखे होंगे फैल जाएगी। जब ये फैलेगी तो क्या होगा, सूर्य की किरण यहाँ पड़ेगी। सूर्य की किरण जब भैया यहाँ पड़ेगी तो वो इन्हीं तक आके फिर चली जाएगी, नीचे सूर्य की किरण नहीं आएगी। फिर एक समय क्या आएगा, ऐसा आएगा जब जल की जो इसकी खुद की ऑक्सीजन है, जिसको हम क्या कहते हैं डीओ, ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी क्योंकि सूर्य की किरण इसको पार ही नहीं कर पाएगी, तो ये भी तो प्रदूषण ही बनेगा ना। परिणाम क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी से मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं, जिससे जल निकाय मृत क्षेत्र में बदल जाता है। अब मान लो यहाँ पर मछली हैं या कोई भी यहाँ पर ऐसे जीव जंतु हैं जो यहाँ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, रह रहे हैं, तो जब
नहीं आएगा भैया, धूप बराबर नहीं मिलेगी इनको, तो ये मर जाएंगे। यानी उस क्षेत्र में अच्छी खासी हमें क्या देखते हैं, एक डेड जोन हम देखते हैं। अब अगला आता है नमामि गंगे कार्यक्रम। ये क्या होता है? गंगा जो है, आपने देखा होगा, गंगा भारत की सबसे पवित्र महत्वपूर्ण नदी है, लंबी भी है, 2525 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो इसमें क्या है, लेकिन यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक रही है। भाई अब क्या है, जो नदी सबसे ज्यादा लंबी है तो उसका जाहिर है कि उसका क्षेत्र ज्यादा होगा, ज्यादा क्षेत्र में चल रही होगी, तो हर एक क्षेत्र से कुछ न कुछ औद्योगिक अपशिष्ट यहाँ पर जाते रहते हैं, तो ये सबसे प्रदूषित भी हो जाती है। जून 2014 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे नामक एक एकीकृत मिशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? सीवेज उपचार बुनियादी ढांचा, जैसे नदियों में गिरने वाले गंदे नालों को रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना, नदी सतह की सफाई यानी तैरते हुए कचरों को मशीनों द्वारा हटाना। फिर आता है वनीकरण, नदी के किनारों पर औषधि और छायादार वृक्ष लगाना। देखो वनीकरण भी आवश्यक है, वन जब ज्यादा होंगे तो आप किसी भी प्रकार के प्रदूषण से निपट सकते हो। यानी पर्यावरण को बेहतर करने का, शुद्ध करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि वनों का विस्तार किया जाए। औद्योगिक निगरानी देखते हैं। गंगा के किनारे स्थित उद्योगों, विशेषकर कानपुर के चमड़ा उद्योग के प्रदूषण की रियल टाइम निगरानी यहाँ हो सकती है, और जैव विविधता यानी गंगा डॉल्फिन और कछुओं जैसे जलीय जीवों का संरक्षण यहाँ पर दिखता है। फिर आता है भूजल संकट और प्रदूषण। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, लेकिन आज यह दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। तो कमी और संदूषण, ये दो ऐसी चुनौतियां हैं जो भारत बहुत ज्यादा इस टाइम सामना कर रहा है। क्या होता है? आर्सेनिक और फ्लोराइड, यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूजल को आर्सेनिक की अधिकता है, जिससे त्वचा रोग है, कैंसर हो सकता है। अब सोचो, कहते हैं ना कैंसर हो गया, कैंसर बहुत गंभीर, बहुत खतरनाक बीमारी है, ईश्वर दुश्मन को भी ना दे। ठीक है, कैसे होता है? हमारी अपनी कमियां हैं भाई। हमने क्या किया, अपने क्षेत्र को इतना गंदा दूषित कर दिया है जिससे कण आसानी से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में फ्लोराइड के कारण हड्डियों की बीमारी यानी फ्लोरोसिस फैल रही है। तो भैया ये समझो, राजस्थान मध्य प्रदेश में ये हमने बीमारी देखी। पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में फैल रही, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में अपनी क्षमता नहीं बचती है, खुद की शक्ति जो हड्डियां हैं खोती रहती हैं। अत्यधिक दोहन की बात करें तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए भूजल और अत्यधिक निष्कर्षण से जल स्तर खतरनाक रूप से गिर गया है। और खारापन की बात करें तो तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक पंपिंग के कारण समुद्र का खारा पानी भूजल स्रोतों में प्रवेश कर रहा है। अब देखो, समुद्र का पानी तो बहुत है समुद्र में, इस्तेमाल का तो नहीं है। खारा पानी अगर भूजल स्रोतों में प्रवेश करेगा तो वो उसको भी खारा कर देगा, यानी उसकी गुणवत्ता भी खत्म होने लगेगी। अब हम देखते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है। अपशिष्ट जल उपचार, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीकों को उद्योगों में अनिवार्य करना, यानी हम पहले से ऐसी तकनीकें विकसित कर लें जिससे कि हमारा जल जो है थोड़ा शुद्ध रूप में जाए। जैविक खेती, रसायनों के उपयोग को कम करना ताकि अपवाह प्रदूषित ना हो। भाई देखो, अगर आप केमिकल प्रयोग करोगे, रसायन प्रयोग करोगे, तो वो बह के जरूर नदी में जाएंगे, कितना भी आप उनको शुद्ध रखो। जब जैविक खेती करोगे यानी आप प्राकृतिक रूप से खेती करोगे तो इससे बचा जा सकता है। वर्षा जल संचयन, ये क्या है? भूजल स्तर को पुनर्जीवित करने के लिए हर घर और संस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को बढ़ावा देना। इससे क्या है कि धीरे धीरे जल को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए, जल को एक उसके स्वरूप में बचा के रखा जाए। फिर अगली बात इसमें आती है जन भागीदारी की। देखो, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। भाई पर्यावरण को दूषित किसने किया? हम सब ने दूषित किया। जब हम सब ने दूषित किया तो इसका जो कह सकते हैं मुख्य हमारी भागीदारी किसकी होगी? हमारी सबकी ही होगी, इसको साफ रखने में, स्वच्छ करने में। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी समझ ले तो पर्यावरण के इतने बड़े दूषण को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर नदियों की स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाना। भाई नदियां जो हैं ये हमारे जीवन का आधार है, इन्हीं से पानी कह सकते हैं ना सप्लाई होती है यहाँ से वहां। अगर यही गंदा पानी लेके जाएंगे तो गंदे पानी की सप्लाई होगी ना। तो इसलिए आवश्यक है कि नदियों को साफ रखने में सबकी भागीदारी होनी चाहिए।
व्यवस्थित तरीके से सब इसमें सहयोग करें, यही जरूरी होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे मृदा और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके कारण है, हमारी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ेंगे। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे भी सारी चीजें मिलती रहें। कृषि रसायनों का प्रभाव और शहरी शोर। प्रदूषण के इन दो रूपों को क्या है, अक्सर अदृश्य शत्रु कहा जाता है। ध्वनि आपको दिखती नहीं है, आप आवाज जो है हमारी, आपकी या जो भी ध्वनि होती है वो दिखती नहीं है, लेकिन नुकसान तो वो भी कर रही है, इसलिए इनको अदृश्य शत्रु कहा जाता है। जहां मृदा प्रदूषण हमारी खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित करता है, वहीं ध्वनि प्रदूषण आधुनिक शहरी जीवन में मानसिक और शारीरिक व्याधियों का प्रमुख कारण बन गया है। जब बहुत ज्यादा शोर होता है तो देखो क्या होता है, नींद नहीं आती लोगों को, नींद नहीं आती है, यानी वो लोग धीरे धीरे खुद को डिस्टर्ब महसूस करते हैं, यानी मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं। मृदा प्रदूषण देखते हैं क्या है। मृदा का अर्थ है मिट्टी की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में ऐसा परिवर्तन जो उसकी उर्वरता को कम करे और पौधों व जीवों के लिए हानिकारक हो। मृदा प्रदूषण वही तो हुआ जो मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दे। जब मिट्टी की गुणवत्ता कम होगी तो हमारी उर्वरता अपने आप घट जाएगी, और ये पौधे हों या जीव जंतु हों, सबके लिए हानिकारक है। इसमें क्या है, कृषि रसायनों का प्रभाव। सबसे बड़ी समस्या क्या है, भारत में हरित क्रांति आने के बाद से उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ है। रासायनिक उर्वरक देखते हैं, जैसे यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम संतुलन जो है बिगड़ गया है। मिट्टी या तो अत्यधिक अम्लीय हो गई है या अत्यधिक क्षारीय। ये समझो एक हमारी शून्य स्थिति है जिसमें उसकी खुद की एक गुणवत्ता मिट्टी की हमें दिख रही है। जब हमने रसायन का बहुत ज्यादा प्रयोग इस पर शुरू कर दिया तो रसायन कहीं ज्यादा हुआ कहीं कम हुआ, तो या तो कभी हमें इधर बढ़ा दिखेगा, कभी हमें इधर बढ़ा दिखेगा। तो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, यानी ये अपनी मूल अवस्था से मिट्टी आगे या पीछे घट गई है, जो दोनों स्थितियां हमारे लिए नुकसानदायक हैं। भाई किसी भी चीज की अति जो है नुकसानदायक होती है। कीटनाशक की बात करते हैं तो डीडीटी और एल्डोसल्फान जैसे कीटनाशक मिट्टी में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये जैव आवर्धन के माध्यम से हमारी खाद्य श्रृंखला जैसे फल है, सब्जी है, अनाज में प्रवेश कर कैंसर जैसी बीमारियां फैला रहे हैं। यानी डीडीटी है और एंडोसल्फान जैसे कीटनाशक मिट्टी में लंबे समय तक ये बने रहते हैं, और यही जैव आवर्धन के माध्यम से क्या करते हैं, जो फल खाते हैं हम, सब्जी खाते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं, और ये कीटनाशक क्या करते हैं, बहुत गंभीर बीमारियां पैदा कर देते हैं। यानी कहीं ना कहीं नुकसान तो हमें सीधा सीधा हो ही रहा है। फिर मृदा लवणीकरण देखते हैं क्या है। अत्यधिक सिंचाई विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, इसके कारण जमीन की निचली परतों से नमक ऊपर आ जाता है, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर, रेह या ऊसर में बदल जाती है। जब किसी भी मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वास्तविक गुणवत्ता जो है मिट्टी की खो जाएगी, फिर वह मिट्टी बंजर जैसी हो जाएगी, यानी वहां की जो उत्पादकता है, उत्पादन क्षमता है, वह अपने आप घटने लगती है। फिर औद्योगिक और नगरीय कचरा की बात करते हैं। किसान कारखानों से निकलने वाली भारी धातु जैसे लेड है, मरकरी है, कैडमियम मिट्टी को जहरीला बना देते हैं। ये सब भी तो जमीन पर आते हैं। प्लास्टिक और ई कचरे का लैंडफिल में जमा होना मिट्टी के सूक्ष्म कणों जैसे केचुआ को नष्ट कर देता है, जो मिट्टी की जान होते हैं। केचुआ सूक्ष्म जीव है। अब प्लास्टिक के कण क्या होते हैं, प्लास्टिक के कण तो यहां भी पड़ेंगे, यानी ये धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते रहते हैं। भाई ये केचुआ क्या करता है, किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जमीन में रहता है, जमीन को अंदर अंदर वो चला करता है, यानी जमीन की उत्पादकता वो बढ़ाने में बहुत मदद करता है, इसलिए उसको किसान का मित्र कहा जाता है। हमने क्या किया, बहुत ज्यादा प्लास्टिक भर दिया, बोतल डाल दी, पन्नी डाल दी, कुछ डाल दिया, और इसके बाद हमने क्या किया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हम डालने लगे। वो सब चीजें मिट्टी में जाके खुद को खत्म नहीं करती हैं, मिट्टी को खत्म करती हैं। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण। देखते हैं भाई क्या होता है। अवांछनीय, तेज और कष्टकारी ध्वनि को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जो बहुत तेज हो, जो अवांछनीय हो, जैसे अगर आप गाना सुनते होगे आप लोग, तो एक सीमित आवाज तक आप गाना सुनते होगे, उसके ऊपर जब होता है तो बंद करते हैं, तो बंद करो, इसको बहुत परेशान कर रहा है, यानी आपको वह पसंद नहीं है, वो ध्वनि नहीं कहलाता है, वो शोर कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। प्रमुख स्रोत की बात करें
तो शहरी और यातायात शोर होता है, जैसे वाहनों के हॉर्न है, पुराने इंजनों की आवाज है और हवाई जहाजों की गूंज है। जैसे वाहन की कुछ हॉर्न आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर के रहते हैं। पुराना इंजन है, उसकी आवाज बदल जाती है और उसकी ध्वनि बदल जाती है। हवाई जहाज है, वो जहां से गुजरता है उसकी भी आवाज बहुत ज्यादा होती है। औद्योगिक गतिविधियां देखते हैं, जैसे कारखानों में चलने वाली भारी मशीनें हैं, जनरेटर हैं, ये सब भी तो शोर पैदा करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में देखें तो लाउड स्पीकर है, सार्वजनिक सभा है, निर्माण कार्य है, पटाखे का शोर है, ये सब भी अचानक होने वाले हैं। ये सब भी बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले शोर हैं। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव देखते हैं क्या होता है। श्रवण शक्ति का ह्रास होना, यानी लंबे समय तक 85 से 90 डेसिबल से अधिक शोर में रहने से बहरापन हो सकता है। फिर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा। चिड़चिड़ापन है, तनाव है, अनिद्रा है और एकाग्रता में कमी है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनाव हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती है और उसकी जो एकाग्रता है वो खत्म होने लगती है। ऐसे ही अगर हम शरीर पर देखते हैं तो उच्च रक्तचाप है, हृदय गति है, यानी जैसे कहते नहीं कि उनका बीपी ज्यादा बढ़ गया या हार्ट प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, उसका मेन कारण यही होता है। पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, आप लोग खाना खाते हो, खाना पच नहीं पाता है। अब आप कहोगे कि ध्वनि से ये चीजें कैसी हैं। जब आप में चिड़चिड़ापन रहेगा, तनाव रहेगा, एकाग्रता की कमी रहेगी, तो आपका शरीर जिस हिसाब से कार्य करना चाहिए नहीं करेगा। वन्य जीवों पर भी इसका नुकसानदायक प्रभाव होता है, जैसे पक्षियों, जानवरों के संचार में बाधा आती है और जिससे उनका प्रजनन और प्रवास प्रभावित होता है। तो ये समस्याएं हमने देखा। अब हम देखते हैं कानूनी मानक क्या है और वर्गीकरण क्या है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, तो आप लाइक जरूर करिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा लगता है कि आप लोगों की ये चीजें समझ में आ रही हैं। और मैं ये फिर से कहूंगा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको चीजें बराबर मिलती रहेंगी और हम वही सारे टॉपिक आपको समझाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको कोई समझाता नहीं है और आप लोग इधर उधर उसके नोट्स के लिए परेशान रहते हो। तो अच्छी आसान भाषा में चीजें अगर मिल रही हैं तो मुझे लगता है ऐसी जगह से जुड़ना चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है। इसने क्षेत्रों के आधार पर ध्वनि के मानक तय किए हैं। ये प्री के लिए भी भैया इंपॉर्टेंट है मानक, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्षेत्र में है तो दिन में 75 डेसिबल है, रात में 70 डेसिबल है। वाणिज्यिक क्षेत्र में है दिन में 65 डेसिबल है, रात में 55 डेसिबल है। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल है, रात में 45 डेसिबल है। और शांत क्षेत्र में आपके अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के भीतर दिन में 50 है और रात में 40 है। रात में कम क्यों है। देखो रात में क्या होता है, सन्नाटा रहता है, यानी चहल पहल कम रहती है, तो थोड़ा भी शोर जो है बहुत बड़े स्तर पर दिखता है, इसलिए रात का जो मानक दिया गया है कम दिया गया है। समाधान क्या हो सकते हैं, निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे मृदा संरक्षण के लिए जैविक खेती आती है। रसायनों के स्थान पर खाद को नीम और तेल का उपयोग किया जाए। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यही है। जैविक खेती जब होगी तो रसायन का प्रयोग कम होगा, तो वहां पर क्या होगा, नीम के तेल का उपयोग करेंगे, गोबर की खाद का उपयोग करेंगे। जब ये चीजें उपयोग करेंगे तो मृदा संरक्षण के लिए हमारे लिए बेहतर रहने वाला है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखें तो मिट्टी की जांच कराकर केवल आवश्यक पोषक तत्व डालना, यानी एक कार्ड बनता है जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता बताई जाती है, तो उसके हिसाब से हमें पोषक तत्व का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र की बात करें तो दालों जैसी फसलों को उगाना जो मिट्टी में नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्थिरीकरण करती हैं। तो ये मिट्टी के लिए हो गए, उसका कैसे संरक्षण करेंगे। अब हम ध्वनि के लिए देखते हैं, ध्वनि नियंत्रण के लिए ग्रीन बेल्ट, ये क्या है, सड़कों और कारखानों के किनारे घने पेड़ लगाना जो ध्वनि अवशोषक का काम करते हैं। इसे ग्रीन मफलर तकनीक भी कहा जाता है। ग्रीन मफलर पूछा जा सकता है। फिर तकनीकी सुधार की बात करें तो मशीनों में साइलेंसर का उपयोग और बेहतर इंजन डिजाइन का प्रयोग करना चाहिए और नियमों का पालन, यानी नो हार्न जोन का कड़ाई से पालन और रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर रोक, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो चीजें होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, मृदा और ध्वनि प्रदूषण हमारी जीवन की गुणवत्ता को चुपचाप नष्ट कर रहे हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य देश की खाद्य सुरक्षा और मिट्टी बचाओ अभियान जो इससे वैश्विक प्रयासों से जुड़ा है। वहीं शांत वातावरण एक स्वस्थ मानसिक और जीवन की अनिवार्य शर्त है। विकास की दौड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उपजाऊ भूमि और शांत परिवेश ही असली धन है। जागरूकता और सख्त कानून ही इन दोनों समस्याओं का एकमात्र स्थायी समाधान है।
तो हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे कैसे इन समस्याओं से हम निपट सकते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं और ये कितना हमारे लिए घातक होती हैं। तो अब आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे का खंड जो हमारे लिए और महत्वपूर्ण होने वाला है, आजकल की ज्यादा गंभीर समस्या है यह। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक और ई कचरा। बहुत गंभीर समस्या ये भी है। ये आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है। निबंध के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं क्या है, कैसे है। ई कचरा क्या होता है? जो हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम लोग लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, हम लोग चार्जर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब एक समय पर खराब हो जाता है। जब ये खराब होता है तो इसको हम फेंक देते हैं। इसको जब हम फेंक देते हैं तो हम तो फेंक के फुर्सत पा जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह क्या होता है, एक प्रदूषण को जन्म देता है। और वही जो ई वेस्ट है अपने लिए बहुत ज्यादा समस्या बनता है। प्लास्टिक के साथ भी यही दिक्कत है। प्लास्टिक भी हम जो फेंकते हैं, कई बार वो नहीं जब गलती है तो वो हमारे लिए हजारों साल बाद समस्या बन के उभरती है। कैसे लिखेंगे? 21वीं सदी में उपभोगवादी संस्कृति ने दो ऐसे कचरे को जन्म दिया है जो प्रकृति के लिए अमर सिद्ध हो रहे हैं, प्लास्टिक और ई कचरा। ये दोनों प्रदूषक अपनी रासायनिक संरचना के कारण हजारों वर्षों तक नष्ट नहीं होते, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए धीमे जहर का काम करते हैं। जैसे प्लास्टिक प्रदूषण पहले समझते हैं क्या है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है। इसकी सुलभता और टिकाऊपन ही आज पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। उपलब्ध भी है, प्लास्टिक जल्दी उपलब्ध है, टिकाऊ है, इसलिए क्या होता है, ये समस्या बहुत गंभीर बन गई है। एकल उपयोग प्लास्टिक, जिसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, यह वह प्लास्टिक है जिसे एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है, जैसे स्ट्रा है, डिस्पोजल कप है, पॉलीथीन है। भारत सरकार ने क्या किया, 1 जुलाई 2022 से 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर। फिर आता है माइक्रो प्लास्टिक। ये 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। ये सौंदर्य प्रसाधनों, कपड़ों के रेशों और बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। खतरा क्या क्या होगा? ये समुद्री जीवों के पेट में जमा हो जाते हैं और अंततः मछली के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। देखो, अब आप कहोगे हम तो मछली खाते नहीं हैं, तो आप यदि कोई और उत्पाद वहां से लेते हैं तो उसके माध्यम से भी तो जा सकते हैं। हालिया शोधों में मानव रक्त और फेफड़ों में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। कैसे गया? माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटा कण है जो सांस से भी आपके अंदर जा सकता है। समुद्री जीव आप खाते हैं, मान लो आप मछली खाते हैं, तो मछली के माध्यम से सीधे सीधे जा रहा है, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से सीधे सीधे प्रवेश कर रहा है। प्रभाव क्या होगा? मृदा। प्लास्टिक मिट्टी में जल के रिसाव को रोकता है, जिससे भूजल पुनर्भरण बाधित होता है। फिर आता है समुद्र, यानी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, यानी समुद्र में प्लास्टिक का विशाल ढेर होना समुद्री जैव विविधता के लिए काल बन गया है। फिर ई कचरा आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको कहते हैं। तो पुराने या खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, बैटरी है, ई कचरा कहलाते हैं। बैटरी खराब होती तो क्या करते हो? फेंक ही तो देते हो। आप तो फेंक के फुर्सत पा गए। सूचना क्रांति के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश बन गया है। इसका कारण क्या है? देखो, यहाँ उपभोक्ता ज्यादा है। जब उपभोक्ता ज्यादा है तो वो चीजों को उपयोग ज्यादा करते हैं, उपयोग ज्यादा करते हैं तो हमारे लिए समस्या उतनी ज्यादा ही बनती रहती है। ई कचरे की विषाक्तता देखते हैं, कैसी है, क्या है, कितनी है। ई कचरे में सीसा, लेड, पारा, मरकरी, कैडमियम और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं होती हैं। इसमें क्या है? सीसा है, पारा है, कैडमियम और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं होती हैं। औपचारिक क्षेत्र क्या है? भारत में लगभग 95% ई कचरे का पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र यानी कबाड़ी द्वारा किया जाता है। यानी कबाड़ी आप सबने देखा होगा ना कि आपके घरों के बाहर कुछ लोग आते हैं जो अपना पुराना सामान लेते हैं, पुरानी चीजें ले जाते हैं। वे नंगे हाथों और एसिड का उपयोग कर कीमती धातुएं निकालते हैं जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत घातक होती है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा भी मामला ऐसा है, थोड़ा भी कोई चीज ऐसी है जो फायदे की है, तो उसको वैसे वो निकालने लगते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखते हैं तो इन धातुओं के संपर्क में आने से गुर्दे खराब होना, तंत्रिका तंत्र में विकार होना और बच्चों की मानसिक विकास में बाधा जैसी समस्याएं आती हैं। बच्चों का मानसिक विकास ही नहीं हो पाता है, यानी वो भी तो एक बाधा ही है। चलिए आगे चलते हैं। आप खुद बताओ
इतना सही से पढ़ाने वाला कोई टीचर आपको मिला है जो एक एक चीज ऐसे पढ़ाता हो? इसीलिए तो कहते हैं कि आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। जब हमेशा के लिए जुड़े रहोगे, हमेशा ऐसे पढ़ते रहोगे, और हम कोई फीस उस नहीं लेते हैं, हमारा बस ये प्रयास है कि आपका अच्छे से चयन हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं अब हम इसी में। फिर हम इसमें बात करते हैं प्रबंधन क्या है और कानूनी ढांचा कैसा है इससे संबंधित, या क्या क्या कानूनी प्रावधान है, क्या क्या चीजें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। परीक्षा में देखो कई बार क्या होता है, आपसे केवल प्रबंधन पूछ लेता है, कई बार उससे संबंधित कानूनी ढांचा पूछ लेता है। तो जितना हिस्सा पूछेगा उस हिस्से को बेहतर हाईलाइट करके लिखना रहता है। हम आपको यहाँ पूरा पढ़ाए दे रहे हैं, पूरा पढ़ाने से यह है कि कुछ भी पूछा जाए आपसे गलत नहीं होगा। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो है ये 16 का है, 21 में संशोधित होता है। ये क्या है भैया, प्लास्टिक की मोटाई का मानक तय किया गया है। भाई प्लास्टिक कितनी मोटी है, कैसी है, उसका एक मानक होना चाहिए। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व तो क्या है, यह नियम कंपनियों जैसे कोका कोला है, अमेजन को बाध्य करता है कि वह अपने द्वारा बेचे गए प्लास्टिक कचरे को वापस इकट्ठा करने और रिसाइकल करने की जिम्मेदारी लें। पहला तो ये हो गया। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, ये क्या है, इसमें उत्पादकों, रिसाइकलर्स और रिफैब्रिकर्स जो हैं इनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सोलर फोटोवोल्टिक पैनल को भी अब ई कचरे के दायरे में लाया गया है। तो ये चीजें भी हमारी की जा रही हैं। अब देखो आपसे सीधे सीधे पूछ ले कि सोलर फोटोवोल्टिक जो कचरा है उसको किस में लाया गया, किस कानून के अंतर्गत अपने में लाया गया है, तो वो चीजें भी आपकी यहां से कवर हो जाएंगी। समाधान की बात करें, नवाचार की बात करें, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा, उत्पाद को इस तरह डिजाइन करना कि उसे बार बार रिसाइकल किया जा सके। यानी जब हमारे पास ऐसा उत्पाद होगा जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, यूज भी हो जाएगा और उतना ज्यादा प्रदूषण भी नहीं होगा। फिर प्लास्टिक से सड़कें, यानी भारत में पद्मश्री राजगोपालन वासुदेवन प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं की तकनीक से प्लास्टिक कचरे को कोलतार के साथ मिलाकर सड़कें बनाई जा रही हैं जो अधिक टिकाऊ होती हैं। फिर बायोप्लास्टिक की बात करते हैं तो मक्के के स्टार्च या गन्ने से बना प्लास्टिक जो मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। शहरी खनन क्या होते हैं, ई कचरे से सोना, चांदी और तांबा निकालना एक लाभदायक उद्योग बन सकता है यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। यानी उद्योग लाभदायक हो जाएगा। भाई ई वेस्ट जो आपका है, ई कचरा है, इससे सोना है, चांदी है, तांबा है, ये चीजें आप निकाल सकते हैं और ये लाभदायक हो जाएगा, उद्योग कह सकते हैं इसको। तो जन भागीदारी तो हर चीज में बेहतर जरूरी है क्योंकि लोग ही फैलाते हैं, लोग ही रोक सकते हैं। केवल कानूनों से प्लास्टिक और ई कचरा मुक्त भारत संभव नहीं है। इसके लिए 3R सिद्धांत यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को जीवन शैली बनाना होगा। और रिड्यूस मतलब खरीदारी के लिए कपड़े के थैले का उपयोग करें। फिर रीयूज यानी पुराने गैजेट्स को फेंकने के बजाय दान करें या मरम्मत करें या ऐसी जगह पर दें जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी सीधे फेंक देंगे तो वो पर्यावरण को ही खराब करते हैं। और रिसाइकल यानी कचरे को गीला, सूखा और खतरनाक यानी ई कचरा श्रेणियों में अलग करें। एक साथ ही सारा कचरा न भर दें कि एक डिब्बे में हमने भर दिया, अब इसके बाद क्या हुआ, ये समस्या बनता जा रहा है, सब पूरा एक में भरा हुआ है और हर तरीके से प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। तो प्लास्टिक और ई कचरा हमारे विकास की कीमत है। यदि हमने आज इनके प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य की पीढ़ियों को कचरे के ढेर पर रहना होगा। सतत विकास यानी SDG 12 संधारणीय उपभोग और उत्पादन का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम इस्तेमाल करो और फेंको की संस्कृति को त्याग कर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनेंगे। तो हमने इसको पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण के कानून क्या हैं उनको। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करिएगा। आपने जो अब तक पढ़ा है उम्मीद है उसको अच्छे से आप समझे होंगे, समझ में आपकी जरूर आया होगा। अगर उससे संबंधित चाहे प्रश्न लिखना रहे, चाहे आपका उससे संबंधित निबंध लिखना रहे, आप अच्छे से लिख लोगे, हमें उम्मीद है। अब हम कानून और संस्थानों की बात करते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास जो है प्राचीन काल से ही प्रकृति पूजा से जुड़ा है, लेकिन आधुनिक संवैधानिक और कानूनी ढांचे की शुरुआत मुख्य रूप से 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई है। भारत ने न केवल कड़े कानून बनाए हैं बल्कि स्वतंत्र संस्थानों की भी स्थापना की है
ताकि प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाया जा सके। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या होते हैं? भारत के संविधान में पर्यावरण की रक्षा को राज्य और नागरिक दोनों का कर्तव्य माना गया है। भाई देखो, संविधान भी तो हमारा क्या कह रहा है, 48 डीपीएसपी क्या कह रहा है? राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वनों की वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 51 AG, यानी मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, ये क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। कानूनी ढांचा कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कानूनी अंग हमें दिए गए हैं? जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी विशिष्ट कानूनों जैसे वायु, जल आदि के बीच समन्वय का कार्य करता है। उद्देश्य क्या इसका होने वाला है? आपने एक चीज पढ़ी है, 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी होती है, तो इसके बाद पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां इसने प्रदान की हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? सरकार इसके तहत किसी भी उद्योग को बंद करने, पर्यावरण मानकों को निर्धारित करने और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार रखती है। फिर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 क्या है? यह भारत का पहला प्रमुख पर्यावरण कानून था। इसने नदियों और कुओं की स्वच्छता बनाए रखने के लिए मानक तय किए और प्रदूषण बोर्डों की स्थापना की। देखो, जैसा जैसा कचरा हमें मिलता रहा या समस्या हमें मिलती रही, वैसे वैसे हमें उसके समाधान के लिए नियम कानून बनाने पड़े समय के हिसाब से। अब जैसे ई कचरा आया है तो ई कचरा प्रबंधन के लिए हमने काम किया। तो वायु यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 ये क्या कहता है? इसका उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। 1987 के संशोधन में ध्वनि को भी वायु प्रदूषक की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी अब जो है ध्वनि, भाई तब से गाड़ियां बढ़ गई तो 87 में ध्वनि को शामिल कर लिया गया। तो वही हमने बताया कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे कानून हमारे बनते गए। तो नियामक संस्थान कौन कौन से हो जाएंगे? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। भूमिका क्या है? यह देश में वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। फिर कार्य क्या रहने वाला है? तकनीकी सहायता प्रदान करना, प्रदूषण के मानक तय करना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाना इसका कार्य है। राज्य स्तर पर देखें तो राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यरत है। फिर आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये क्या है? वर्ष 2010 में स्थापित यह विशेष अर्ध न्यायिक निकाय है। महत्व इसका क्या है? भारत दुनिया का तीसरा देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद बना जिसने पर्यावरण के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाया। विशेषता क्या है? एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है और इसे पर्यावरण संबंधी मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाने का आदेश बना हुआ है। शक्ति की बात करते हैं तो यह प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगा सकता है और सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट यानी यदि वह पर्यावरण के विरुद्ध है उसको रोक सकता है। यह इसकी बहुत बड़ी शक्ति है और इसका कई बार दुरुपयोग भी सुनने में आया है कि वो लोग करते हैं, अधिकारी वगैरह इसका दुरुपयोग भी करते हैं और इसके नाम पर वो किसी भी प्रोजेक्ट को कभी भी बंद करा देते हैं, जो कि गलत है। बाकी यह भी बहुत बेहतर कानून हमारे लिए बन रहा है। फिर अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। ऐसा कोई कानून नहीं छोड़ेंगे जो आपके पर्यावरण से संबंधित है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बस वही एक बात कहेंगे, यदि आपको पसंद आ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, आपको इतना अच्छे से आसान भाषा में सिखाया जा रहा है, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। दूसरा एक काम जो हमें करना रहेगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना रहेगा यदि आप पहली बार आए हैं तो। वर्ष 2019 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम भारत के 131 सबसे प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक समयबद्ध रणनीति है। लक्ष्य क्या है इसका? 2026 तक PM 2.5 और PM 10 स्तर के इसमें जो है 40% तक की कमी लाना इसका उद्देश्य है या प्रयास है। यानी शहरों के लिए विशिष्ट एक्शन प्लान तैयार करना और आधुनिक तकनीक स्मार्ट टावर सेंसर का उपयोग करना इसमें शामिल है। चुनौतियां क्या होती हैं इसमें? मजबूत कानूनी ढांचा होने के बावजूद भारत प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण क्या है? क्रियान्वयन की कमी। अब देखो, नियम बन गया, उसको क्रियान्वित भी तो कराना है। बोर्डों जैसे CPCB है, SPCB के पास अक्सर पर्याप्त स्टाफ, तकनीक और फंड का अभाव रहता है।
फिर हितों का टकराव यानी औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच अक्सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नियमों में ढील दी जाती है। न्यायिक बोझ की बात करें तो एनजीटी के निर्णयों को अक्सर उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, जिससे न्याय में हमें देरी देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार क्या है? स्थानीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनदेखी की जाती है। इस प्रकार हमने क्या देखा? भारत के पास पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्याप्त कानून और सक्षम संस्थान मौजूद हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और एनजीटी जैसे प्रावधान इसे वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में रखते हैं। हालांकि सफलता केवल दंड से नहीं बल्कि अनुपालन की संस्कृति से विकसित करने से मिलेगी। कानूनों को जन भागीदारी और आधुनिक डेटा आधारित निगरानी जैसे रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग के साथ जोड़ना ही भविष्य की राह है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो हमारा जितने कानून हैं उनको पढ़ा, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनको हमने समझा। यदि आप निबंध लिखना नहीं जानते हैं या आप नहीं समझ पाते हैं कि निबंध का क्रम कैसे बने, क्रमबद्ध तरीका क्या होता है, तो जो निबंध आपके सिखाए जा रहे हैं उनको आप करिएगा। मेंस की आंसर राइटिंग हो रही है उसको देखिएगा। पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, जिससे एक साथ सारी चीजें आपको मिलती रहें। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की कि कौन कौन से ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें प्रयास किए गए। जैसे पेरिस समझौता है, कॉप से भारत के लक्ष्य हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं या जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है उनको देखते हैं। तो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। देखो भाषा बहुत जरूरी है। भाषा यदि आप बनाना सीख गए, भाषा लिखना सीख गए तो आपके बहुत काम आने वाला यह रहता है, जिसका समाधान किसी एक देश के बस में नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, हवाओं पर किसी का कभी जो सीमाएं हैं उनका कब्जा नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि भारत में प्रदूषण है तो पड़ोस के देश में नहीं जाएगा। हवाएं तो भैया किसी भी देश में जा सकती हैं। यानी यह एक वैश्विक समस्या है। इसके लिए दुनिया भर के देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत आज इन समझौतों को लागू करने में एक वैश्विक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। तो पेरिस समझौता सबसे पहले आता है। पेरिस समझौता क्या होता है? COP21 पेरिस में अपनाया गया यह समझौता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक रणनीति है। मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से नीचे रखना और अधिमानतः इसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का प्रयास किया गया है। तो इसका लक्ष्य हमें याद रखना चाहिए। जो लक्ष्य होते हैं या लक्ष्य वर्ष हैं उनको हमें याद रखना जरूरी होता है। वहां से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये जब हमें पता होगा, सीधे सीधे वन लाइनर में ये पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। एनडीसी यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या है? प्रत्येक देश अपनी क्षमता के अनुसार उत्सर्जन कम करने के स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित करता है। वित्तीय सहायता की बात करें तो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को हरित तकनीक के लिए $100 बिलियन प्रति वर्ष प्रदान करने का वादा भी इसमें किया गया है। फिर आता है कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन। क्या होता है? यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कंजर्वेशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। COP26 जो है आपका ग्लासगो में होता है। यहाँ भारत ने अपने पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की। फिर COP27 क्या है? मिस्र में होता है। लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना हुई ताकि गरीब देशों को जलवायु आपदाओं के भुगतान की जो है भरपाई मिल सके। COP27 28 भी आपका महत्वपूर्ण है, दुबई वाला। इसमें क्या हुआ है? पहली बार ग्लोबल स्टॉकटेक हुआ और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति इसमें बनती है। देखो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि उसमें क्या ऐसा हुआ है। फिर भारत के पंचामृत लक्ष्य देखते हैं क्या है, पूछे जा सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मोदी जी ने क्या किया? ग्लासगो में भारत की ओर से 5 ऐतिहासिक वादे किए। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहां किया? ग्लासगो में। ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखना। पहला क्या है भैया? 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। यानी अब आपको नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में ज्यादा पढ़ना रहेगा। ज्यादातर हमारी परीक्षा में वही बिंदु आते हैं जो खबरों में रहते हैं। फिर अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की जो है कमी करना और 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करना।
वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना। ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो भारत के नेतृत्व में वैश्विक पहल क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA। भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया यह गठबंधन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा पर काम कर रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में स्थित है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाइफ मिशन कई बार पूछा जाता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जिसका पूरा नाम है। इसमें के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन उपभोग की आदतों में बदलाव लाने पर जोर देता है। यह डिस्पोजल जीवन शैली के बजाय सर्कुलर और सचेत उपभोग को बढ़ावा देता है। फिर हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये क्या है? भारत खुद को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जो भारी उद्योग स्टील सीमेंट में प्रदूषण कम करने का सबसे प्रभावशाली विकल्प माना जाता है। देखो, जितना चीजें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए पर्यावरण में, सब हमने यहाँ पर लगभग पढ़ाई। तो अब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर इसको करें, सब्सक्राइब करना रहेगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी चीजें बराबर आपको मिलती रहेंगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब करना, और जो क्लास पढ़ाए गए हैं उनको जरूर पढ़ना है। आपदा प्रबंधन भी हमने ऐसे पूरा क्लास आपको कराया है, उसको भी जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको वो भी पढ़ना रहेगा। आगे चलते हैं। चुनौतियां क्या हैं? वैश्विक राजनीतिक स्तर पर देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं। भारत का तर्क है कि प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से विकसित देश जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें अधिक कटौती करनी चाहिए और विकासशील देशों को तकनीक देनी चाहिए। जलवायु वित्त की बात करते हैं तो विकसित देश अक्सर 100 बिलियन के वादे से मुकर जाते हैं, जिससे गरीब देशों के लिए हरित विकास कठिन हो जाता है। फिर कोयला बनाम नवीकरणीय क्या है? भारत जैसे देशों के लिए अचानक कोयला छोड़ना ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण है। अचानक नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। तो भारत दुनिया का एकमात्र प्रमुख देश है जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की सही दिशा में है। मतलब भारत क्या है, उन जो लक्ष्य बनाए गए थे उनको प्राप्त भी करना चाहता है और उसके लिए अग्रसर है। भारत ने न केवल अपनी उत्सर्जन क्षमता कम की है, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता में दुनिया के शीर्ष देशों में स्थान बनाया है। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का विचार अब एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य यानी G20 का मंत्र जो है के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक आधार बन गया है। तो हमने क्या देखा? अंतरराष्ट्रीय प्रयास तभी सफल होंगे जब तकनीक और वित्त का न्यायपूर्ण वितरण होगा। भारत ने नेट जीरो 2070 का लक्ष्य रखकर अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध कर दी है। प्रदूषण के विरुद्ध यह युद्ध अब केवल सम्मेलनों का नहीं बल्कि सामूहिक कार्रवाई का है। जैसा कि लाइफ मिशन कहता है, हमें पृथ्वी की रक्षा के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्लेनेट बी नहीं है। इस प्रकार हमने क्या किया, ये जो पर्यावरण से संबंधित आपका क्लास है इसको पूरा किया है। पहली बार आपने देखा है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आया है तो लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। आपका आपदा पढ़ा दिया गया है, पेपर 1 से 6 तक आपका PCS के लिए पढ़ा दिया गया है, उनको जरूर देखिएगा कि मेंस में कैसे लिखते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य पढ़ाने का आपका है वो आपकी मुख्य परीक्षा को लेकर के होता है कि आप कैसे शब्द बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे व्यवस्थित तरीके से आप वहां पर प्रदर्शन करेंगे। प्रयास ये होना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो 1 से 100 के बीच में पहुंचना चाहिए। इसमें जब पहुंचेगा तभी आप विकसित बेहतर उन्नति वाला परिणाम पाएंगे। प्रयास ये करें कि आप हर चीज को लिख लिख कर देखें। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछें, हम आपको हर चीज फिर समझाएंगे जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट्सएप नंबर अपना आ गया है, आप लोग जैसे कह रहे थे, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9335423448। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। आवश्यकता हो तो आप इस पर जुड़ सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता पड़ेगी, चीजें हम आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका यहीं सब क्लियर हो जाए। आपसे लगभग हमने 1 घंटे 10 मिनट का समय लिया है। इस समय में हमने पूरे आपके मिनट का आपको लाभ दिया होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, चीजें आपको बेहतर तरीके से कैसे कहाँ क्या लिखना है, कैसे भाषा लिखनी है आपने जरूर सीखा होगा। ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन लोगों ने बाद में देखना शुरू किया है आप इसको फिर से देखिएगा। आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं आपके लिए यह क्लास बहुत रामबाण सिद्ध होने वाला है। बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़ के जाइए। फ्री में
कहीं भी ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। लोग फीस देते हैं तब तो पढ़ाते नहीं हैं, जो फीस लेते हैं फ्री में कौन ही पढ़ाएगा। हाँ, हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना अभ्यास बनाए रखिएगा। धन्यवाद।